अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी इस चैप्टर के जो कंस्ट्रक्टेड यानी जो तामीरी क्वेश्चन हैं उन पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हैं उनके प्रॉपर आंसर क्या बन सकते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर को तवज्जो के साथ सुनना है और इन बातों को आप नोट करें ताकि इनको याद करना या समझना आसान हो। तो आप सबसे गुजारिश है, लेक्चर की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो अब आते हैं लेक्चर की तरफ। हम सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर उनके प्रॉपर आंसर ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं लेक्चर की तरफ। सॉल्व एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वाई HF इज अ लिक्विड व्हाइल HCl गैस। इसका मतलब ये है कि जो HF है वो माया हालत में और HCl एक गैस की हालत में क्यों होती है, इसकी वजह बताएं। तो बच्चों, इसकी सिंपल रीज़न है, सादा लॉजिक है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से। तो जब HF का मॉलिक्यूल होता है उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और HCl में चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, इसलिए उसमें कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं या वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, और HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यही वजह है कि जो HF है, HF का जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड हालत में होता है और HCl का गैस की हालत में होता है। तो बच्चों, इसको नोट कर लें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF जो है इसमें फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो उसे माया बनाती है। और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं, इसलिए ये गैस की शक्ल में पाई जाती हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाई कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ज़्यादातर जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों, इसकी वजह बताएं। तो बच्चों, इसकी वजह भी सिंपल है कि पानी जो है, पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है और जितने ज़्यादातर जो कोवलेंट कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं। यानी जितने भी ऑर्गेनिक होंगे वो कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं और उनमें ज़्यादातर जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर होते हैं। तो इसलिए यही वजह है, पीछे हमने पिछले चैप्टर में और पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि एक सॉल्वेंट का एक असूल होता है लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर एक जैसी होनी चाहिए। अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट पोलर है तो वो हल हो जाएंगे, और इसी तरह जो सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तब भी सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट नॉन पोलर हो और सॉल्वेंट पोलर हो तो इसलिए उनका सॉल्यूशन नहीं बनता या वो नॉन पोलर में हल नहीं होता। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं और कोवलेंट बॉन्डेड भी नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी में ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। तो यही इसकी वजह है कि ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं जबकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। लाइक डिज़ोल्व लाइक के असूल के मुताबिक जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते क्योंकि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मैनी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन फॉर्म। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मैनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। अच्छा, ये डज लफ्ज़ है, मतलब ये कि हाउ मैनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म, मतलब ये कि जो नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स होते हैं और उन ऑक्साइड्स के फार्मूले लिखने हैं। तो बच्चों, नाइट्रोजन के जो पॉसिबल 5 ऑक्साइड्स हो सकते हैं,
एक को हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, एक को बोलते हैं जिसको N2O, दूसरे को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड NO, और एक को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और एक को कहते हैं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, और एक को कहते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी N2O5। तो ये पांचों ऑक्साइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है। एक को हम कहते हैं N2O, एक है ये N2O, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और एक दूसरा इसका ऑक्साइड है NO, NO, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और एक ऑक्साइड है जिसको हम बोलते हैं NO2, 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 इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जो तीसरा है, चौथा है, उसको हम बोलते हैं N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। और इसकी चौथी फॉर्म है, चौथी फॉर्म कहते हैं N2O5, N2O5, N2O5 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। 5 ऑक्सीजन है इसलिए इसको बोलेंगे पेंटा ऑक्साइड। तो ये बच्चों 4 पॉसिबल ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, और N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये 4 इसके 5 इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है और इन्हीं के यही फार्मूले लिखने हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What will happen if NaBr is treated with AgNO3 in water? क्वेश्चन ये है कि सोडियम ब्रोमाइड को पानी में अगर सिल्वर नाइट्रेट से मिलाया जाएगा तो क्या होगा। तो बच्चों इसमें देखें, जब सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr को पानी में AgNO3 से मिलाया जाएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी इसमें साल्ट से यानी जो आयंस हैं उनकी रिप्लेसमेंट होगी, जिसके नतीजे में सफ़ेद रंग का सिल्वर ब्रोमाइड AgBr बतौर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी रसूब बन जाएंगे, और सोडियम नाइट्रेट AgNaNO3 का मैलूल में बाकी रह जाएगा। तो अब इसका भी हम ये रिएक्शन करते हैं। NaBr ये है सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड को AgNO3 की मौजूदगी में AgNO3 के अंदर पानी की मौजूदगी में जब NaBr को AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट में जब मिलाया जाएगा तो क्या होगा, इसमें ये होगा, इसमें आयंस की ना रिप्लेसमेंट हो जाएगी, इसमें आयंस की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ये Na ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा AgBr बन जाएगा, और साथ में ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अगर ये यहाँ पर नहीं आ रही है, नीचे लिख देता हूँ NaNO3। तो बच्चों ये देखें, NaBr सोडियम ब्रोमाइड को जब AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जब डिसॉल्व किया जाता है तो ये इनके आयंस की रिप्लेसमेंट हो जाती है, यानी ये यहाँ से इसका सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है
इनसॉल्युबल होने की वजह से इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल की सूरत में ये ऊपर इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट की सूरत में ये पानी के ऊपर आ जाएगा और फिर बाद में इसको फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम अलहदा कर सकते हैं। तो ये था कि सोडियम ब्रोमाइड को पानी में अगर सिल्वर नाइट्रेट से मिलाया जाएगा तो क्या होगा। जब मिलाएंगे तो ये सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड व्हाइल Cl2 एग्जिस्ट एज अ गैस। तो ये इसका मतलब है कि जो आयोडीन है हैलोजन ग्रुप की आयोडीन और दूसरी है आयोडीन और क्लोरीन, इसका मतलब ये है कि जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में और जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में क्यों होती है जबकि दोनों हैलोजन हैं। तो बच्चों इसकी सिंपल रीज़न है या सिंपल लॉजिक है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा मजबूत होती हैं, तो जो उसे ठोस बना देती हैं। तो क्लोरीन के मालिक्यूल छोटे साइज़ के होते हैं, इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस क़ुव्वतें कमज़ोर होती हैं, इसलिए ये आम दर्जे हरारत पर गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह सुन लें और इसको नोट कर लें कि आयोडीन के मालिक्यूल्स बड़े साइज़ के होते हैं, इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होती हैं। जिसका जितना साइज़ ज़्यादा होगा उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी जो उसे ठोस बनाती हैं या सॉलिड बनाती हैं। तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के मालिक्यूल छोटे होते हैं, इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं, इसलिए ये आम दर्जे हरारत पर गैस की शक्ल में पाया जाता है। अच्छा, अब हम ये एक क्वेश्चन रह गया था, इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट, यानी जो मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, उसकी वजह क्या है। तो बच्चों मेटल्स हरारत की गुड कंडक्टर होती हैं। इसकी वजह ये होती है कि जितने भी मेटेलिक बॉन्ड होते हैं या मेटल्स होती हैं, मेटल्स का हमने पहले भी पढ़ा था कि मेटल्स आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। दे हैव, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ डोनेट कर देते हैं। तो वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो आपस में मेटल से बॉन्ड बनाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो आज़ादाना मूव करना शुरू कर देते हैं। उनकी क्रिस्टल्स के अंदर या उनकी जो बॉन्डिंग होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं या मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन की वजह से या उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितने भी मेटल्स हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो इसकी वजह आपने यही बतानी है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो आप सारे सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लें, और अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछिए। हम इंशाल्लाह आपके सवाल को, आपके जितने भी सवालात होंगे हम उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।